ज्यादा पॉपुलर है। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, कुछ ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, तो अगर मैं इस ग्राफ की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा भाई? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस c होती है क्या? y एक्सिस में क्या हमने मोलर कंडक्टेंस लिया है, और x एक्सिस में क्या है? रूट c। स्लोप आप देखो कैसी है, निगेटिव स्लोप है, ठीक है। स्लोप कैसी है? जो आपकी एच एम की वैल्यू स्लोप होती है, आपको पता है कि अगर ऐसे बोला जाए तो स्लोप पॉजिटिव होती है, और स्लोप ऐसे गिरती दिखे तो नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव स्लोप है, चलो उसको मैं लिखता हूँ माइनस बी स्लोप। और y इंटरसेप्ट कितना है? लैम्डा एम इनफिनिटी, यही तो है ना y इंटरसेप्ट, लैम्डा एम इनफिनिटी, ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको जरा अगर रीअरेंज कर दूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी। लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को ऐसे, है ना? बोलो ना यार, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को जिन्होंने हमें दिया था उनका नाम था डी बाई हकर ऑन सैगर इक्वेशन, डी बाई हकर ऑन सैगर इक्वेशन, ठीक है। और इस इक्वेशन की खास बात है कि इसको केवल तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे लगा सकते हो बस, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कब आ रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। अभी देखना वीक इलेक्ट्रोलाइट में तुमको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो आप केवल, और ये इक्वेशन कहां पे वैलिड होती है? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यार ना इस पे जेई ने 2014 में क्वेश्चन भी पूछा है, सिंपल सा, ठीक है। कि NaCl के लिए बता दिया था कि मोलर कंडक्टेंस गिवन कंसंट्रेशन पे इतनी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इतनी है, ठीक है। उसने बोला था जो आपका स्लोप है वो a है, तो डी बाई का इक्वेशन क्या होगा? बस इसको अपने को ऐसा ही कर देना था, माइनस a रूट सी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। डायरेक्ट इस पे रखना था बस क्वेश्चन, डी बाई का लॉन्च अगर इक्वेशन को, हाँ समझ में आ रहा है क्या? अब बी के जगह कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकता है ना बेटा। सी बी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट की विस्कोसिटी अलग है तो बी की वैल्यू अलग आ जाएगी। इतना डीप पे नहीं घुसेंगे, सीधे इक्वेशन याद रखो बस कि और किसके लिए यूज होता है? केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस के लिए हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्या? अच्छा मान लो बेटा, अब किसी के ऊपर मैंने मान लीजिए कि HCl बना दिया, अब मैं आपसे पूछूं बताइए HCl की मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है या KCl की मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है? तो आप एक बात समझो बेटा, दोनों का देखो कंसंट्रेशन तो ऑलमोस्ट अगर देखो मैंने इक्वल ही दिया है, बराबर। तो अपने पास HCl है और KCl है, दोनों का कंसंट्रेशन मैंने क्या ले लिया है? सेम ले लिया है। तो Cl माइनस आयन तो दोनों में कॉमन निकल जाएगा। तो जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगी कौन डिसाइड करेगा? कैटायंस। अब जो कैटायन तेज भागेगा उसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी, H प्लस छोटा कैटायन है, K प्लस से कंपैरिजन में इसकी मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो इसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी। HCl की मोलर कंडक्टेंस KCl से ज्यादा होगी। बात समझ में आ गया क्या? अब इसी ग्राफ को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लगाते हैं, सेम चीज। समझ में इतने में कोई दिक्कत आया? किसी को लगा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना कि इतना मतलब ऐसा ग्राफ आया क्यों? क्योंकि बेटा नए आयंस बने ही नहीं ना, तुमने मोलर कंडक्टेंस डायल्यूशन बढ़ाने पे मोलर कंडक्टेंस केवल इस वजह से बढ़ी क्योंकि अपोजिट आयन के बीच में क्या हो गया? इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो अट्रैक्शन था वो वीक पड़ गया बस, और कुछ नहीं, उनके बीच दूरियां बढ़ गई। समझ में आ रहा है? इसीलिए क्या होगा, बहुत ज्यादा तुमको चेंज नहीं दिखा पानी डालने में कि बहुत ज्यादा मोलर कंडक्टेंस बढ़ गया। तो बोलिए पॉजिटिव मतलब कैसे जा सकता है? आप बताइए, आप डायल्यूशन बढ़ा रहे हैं, अगर ऐसे निकालोगे तो इसका मतलब क्या? इसका उल्टा ग्राफ बना के बोला तब इधर चलने में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो डायल्यूशन कम कर देगा, ग्राफ हो जाएगा। समझा क्या बेटा? तब हम इधर से इधर मूव करेंगे ना, तो ऑन मूविंग राइट लिखूंगा मैं, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, डायल्यूशन घटेगा। बात समझा क्या? आइए अब जरा वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं। चलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ देखिए जरा। मान लीजिए हम एसिटिक एसिड का ग्राफ आपको दिखा रहे हैं। अब देखो मैं जैसा मोलर कंडक्टेंस का ग्राफ बना रहा हूँ, सेम ग्राफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का भी होगा। तो मैं सिर्फ मोलर पढ़ा रहा हूँ, इक्विवेलेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, एग्जैक्ट सेम होगा। यहाँ पे मैंने लिया अंडर रूट सी,
एसिटिक एसिड का ग्राफ जरा देखिएगा, कितना भयानक चेंज आया, जरा नजर डालिए इसको। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या किए, लेफ्ट गए, मान लीजिए हमने, मैं इधर गया, ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी डाइल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अचानक से इतना खतरनाक चेंज कैसे आ गया, आपको पता होगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट तुमने पानी मिलाया, यहाँ तो नंबर ऑफ आयंस ही बढ़ गए, क्योंकि डीओडी बढ़ गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, होस्ट वाल्ट डाइल्यूशन लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ाने से अल्फा बढ़ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिससे नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, और नंबर ऑफ आयंस यानी चार्ज कैरियर बढ़ गए, इसीलिए मोलर कंडक्टेंस खतरनाक तरीके से। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अच्छा ये था आपका एसिटिक एसिड का ग्राफ। अब मान लो कोई बोला कि फॉर्मिक एसिड का ग्राफ इसके नीचे मिलेगा या इसके ऊपर मिलेगा, याद रखना ऊपर मिलेगा फॉर्मिक एसिड। क्यों? बिकॉज़ फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। एनीवन रीजन बताना चाहेंगे व्हाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड? व्हाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड? अच्छा क्वेश्चन आ गया, पूछ लिया मैंने। कैसे डिसाइड करते हो? एच जल्दी बेटा, रीजन क्यों क्यों जल्दी टूट जाएगा? Why formic acid is stronger acid than acetic acid? बोलिए बोलिए। हाँ, इसमें दो कार्बन अटैच है, इसमें सिर्फ एक सिंगल कार्बन अटैच है। ओके, तो मतलब इसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही अटैच था, हाइड्रोजन इजीली निकल जाते हैं। हमारा पूछने का मतलब यही है, हाइड्रोजन क्यों निकल जाता है? क्या क्या बोले तुम कल पिट गए थे क्या भरत सर से? जल्दी पिटे हो? चलो कोई बात नहीं बेटा, इस दिन तुम मुझसे पिटोगे, ठीक है? उस दिन का वेट करो बस। मुझे आज भी अमोल पाटिल साहब बोले सर वो आपका ही वेट कर रहा है, हमको लगता है आप ही पिटोगे, ठीक है? इसीलिए बोल रहे हैं सर उसको पीट दो। उनको पता है यहाँ मारने वाला बंदा एक ही है, तो बजाएगा बहुत तेजी से। भाई भरत सर प्यार, तुमको वो बहुत सीधे साधे आदमी है, वो मारते हैं लेकिन तुमको बुरा भी नहीं मांगते। मैं जब मारूंगा बुरा मानोगी तुम। प्यार से रख दिया, उनका हाथ पकड़ने का मतलब आदि पोस्टर बन जाएगा, ठीक है? चलो बोलो यार, आंसर बोलो यार, एकदम गंदे बच्चे तुम लोग। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड नहीं बता पा रहे हो यार, क्या पढ़ो? चुल्ली और पानी में डूब मरो। वेरी गुड वेरी गुड। एक लड़के ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, प्रणीत नाम का लड़का है वो, बहुत बढ़िया। देखिए यही मैं सुनना चाहता था बेटा। देखो एसिड अच्छे कौन होते हैं? जो आसानी से H+ दे दे। और अब देखो जरा समझो, यहाँ पे मेरे पास ये है फॉर्मिक एसिड, इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन था ये, और ये है आपका एसिटिक एसिड। अब कोई भी एसिड जो अच्छा कब होता है? जो आसानी से H+ दे। और एसिड जब H+ देता है तो साथ में ये जो H+ देने के बाद जो नेगेटिव आयन बचता है उसको बोलते हैं उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बराबर? ये भी H+ दिया, यहाँ पे CH3COO- बना, बराबर? बेटा अच्छा एसिड वही होता है जहां इजी रिमूवल ऑफ H+ आयन हो, जो आसानी से H+ देगा वो बढ़िया एसिड। और H+ देने के बाद चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए तो H+ का निकलना मुश्किल कर देगा, एसिड को वीक कर देगा। अब आप बताइए, हाइड्रोजन ना तो प्लस आई दिखाता है ना तो माइनस आई दिखाता है, जबकि CH3 जो है प्लस आई वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बराबर? जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ नेगेटिव बढ़ जाएगा, नेगेटिव बढ़ जाएगा, H+ का निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड। समझा? भाई अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? एक बात बता बेटा, क्या यहाँ पे इस लाइन को मैं कितना भी ऊपर लेके चला जाऊं, क्या ये इस एक्सिस को भी काट पाएगी? स्ट्रॉन्ग केस में क्या था, उसको थोड़ा पीछे लिया, मुझे लैम्डा m इन्फिनिटी प्यार से मिल गया था स्ट्रॉन्ग केस में। लेकिन क्या मैं इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m इन्फिनिटी निकाल सकता हूँ क्या? बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। भाई अपने को पता है यार, अगर ये जाके इसको कट करे, इसको मैं बढ़ाता हुआ लेके चला जाऊं ऊपर तक, कहीं कट करेगा क्या ये इस एक्सिस को?
इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लैम्डा एम इन्फिनिटी को डी बाई हकल से नहीं निकाल सकते। अब क्लियर हुआ कि स्ट्रॉन्ग के लिए क्यों लगता था। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डी बाई हकल इक्वेशन लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो आपका है इस एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी यहां से नहीं मिलेगा। तो अगर भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर मुझे मोलर कंडक्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे फिर, यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है। उसके लिए हेल्प लेंगे हम कोलरॉस लॉ, जो आने वाला है अब, जो बताएगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालें। बात समझ में आ रहा है क्या? ग्राफ समझ में आएगा, स्टीपर चेंज समझ में आया कैसे आया, ये अचानक से क्यों बढ़ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ये ग्राफ तक पूछा गया है, 4 ग्राफ बना दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको देखना है कहां अचानक से चेंज आया है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कि भाई हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मिल ही नहीं रहा है। ठीक है भाई, इनफाइनाइट डायल्यूशन में क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ना बेटा। लिमिटिंग का मतलब इससे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस हो नहीं सकती। भाई अगर इनका निकालना है मुझे, क्या मैक्सिमम क्या हो सकती है, तो मैं इस ग्राफ की हेल्प से निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता, लैम्डा एम इन्फिनिटी मिलेगा ही नहीं। बढ़ाते जाओ इस लाइन के ऊपर, कहां इस लाइन को कट करेगा वो, बराबर है ना। इसीलिए मुझे किसी एक इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसको हम बोलेंगे कोलरॉस लॉ। स्टार्ट करें अब, चलो यही सर। पर ये ध्यान रखना, कोलरॉस लॉ केवल इसी के लिए नहीं बना है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस बताता है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, वो बहुत कुछ बताता है, साथ ही साथ ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। ऐसा नहीं है कि कोलरॉस लॉ केवल किस लिए पढ़ते हैं सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग का भी बताता है, वीक का भी बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बताता है, के भी बताता है, सब कुछ बताता है आपका कोलरॉस लॉ। बट इसका मतलब ये मत समझना कि कोलरॉस लॉ केवल एक ही मोटिव होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करना, बहुत कुछ करता है, उसमें से एक काम ये। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा बहुत समझना ही, और थोड़ा थोड़ा समझते जाओ। आइए अब समझिए, आइए भैया, कोलरॉस लॉ। ठीक है, अब एनसीईआरटी इसको लिखती है कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इतनी बात मैं बता रहा हूँ बेटा, आराम से समझ लो और फिर जाके पीवाईक्यू निकालो। क्वेश्चन नहीं निकलेगा तब बोलना कि नहीं निकला क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे निकल जाएंगे। कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। देखो ये क्या बोलता है बेटा, सीधा सा लॉजिक ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, अब मैं वीक स्ट्रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए भी लगता है, वीक के लिए भी लगता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन पे उस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट सारे कैटायंस और सारे एनायंस के मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। यानी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट is equal to sum of molar conductance of all the cations and all the anions। चलो समझाता हूँ, समझ में। जैसे मान लो हमको मोलर कंडक्टेंस बेटा MgCl2 का निकालना है इनफाइनाइट है, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वैसे थोड़ी है कोलरॉस के लिए लगता है, सबके लिए लगता है भाई। तो ये क्या बोलता है, इस इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जो टोटल मोलर कंडक्टेंस होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट में जितने कैटायंस हैं, जितने एनायंस हैं, सबके मोलर कंडक्टेंस को जोड़। इसका मतलब आप खुद बताइए, यहाँ कैटायंस कितने मिलेंगे, एक Mg+2, तो यहाँ पे इसको बोला है क्या, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Mg+2। अब देखो पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए एनसीईआरटी उल्टा भी यूज करता है, इसको भी वो लैम्डा बोलता है, आयंस के लिए ऐसा लैम्डा लिखता है। ये भाई लिखने की बात है, तो ऐसा भी लिखो, कोई गलत नहीं था। ठीक है, एनसीईआरटी जैसा लिख रहा है मैं वैसा फॉलो कर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, लैम्डा एम इन्फिनिटी यानी कैटायंस का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन पे प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Cl-। अब लॉ समझ में आ गया होगा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन पे उस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद सारे कैटायन और सारे एनायन के मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। समझ में आ गया क्या? इसी को बोलते हैं कोलरॉस लॉ। अभी न्यूमेरिकल करेंगे, परेशान मत हो, कैसे आते हैं। जैसे मैं बोलूं, अगर इसको उन्होंने ऐसे लिखा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इक्वल टू न्यू प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ कैटायंस प्लस न्यू माइनस
मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एनायंस। ठीक है, अब एनसीईआरटी इसको न्यू प्लस न्यू माइनस ले, न्यू प्लस का मतलब टोटल नंबर ऑफ कैटायन, न्यू माइनस का मतलब टोटल नंबर ऑफ एनायन। फिर यहाँ न्यू माइनस की वैल्यू 2 है, यहाँ न्यू प्लस की वैल्यू 1। समझ में आ गया क्या? ठीक है, टोटल कैटायन और टोटल एनायन के मोलर कंडक्टेंस को जोड़ दो तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस तुम्हें मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? और बातें इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्यों बोल रहे हैं इसको? भाई तुमने डाइल्यूशन क्या कर दिया है, इनफाइनाइट। यानी अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन क्या होंगे, एक दूसरे से एकदम दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो वो अपना अलग चार्ज कैरी कर रहे होंगे, ये अपना अलग चार्ज कैरी कर रहे होंगे, ना ये इसको डिस्टर्ब कर रहे होंगे ना ये इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तुम अपना मूव करो चार्ज कैरी करो, हम अपना मूव कर रहे हैं चार्ज कैरी कर रहे हैं, तुमको भी जोड़ा जाएगा मुझे भी जोड़ा जाएगा, दोनों मिलके भाई पूरा हम मोलर कंडक्टेंस दे देंगे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो सारे कैटायंस और सारे एनायंस के मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं कोलरॉस लॉ। ठीक है, जैसे और देखो एग्जांपल, जैसे मान लो बेटा मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मुझे निकालना है एल्यूमिनियम सल्फेट का। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4। ठीक है, अब समझो, अब जिसको भी अगर डाउट होता है ना, अपने को पता है बेटा ये साफ साफ दो कैटायन है 3 एनायन है, लेकिन अगर आपको डाउट है ना इसको यहीं पे आयनाइज भी कर दो, 2Al+3 और 3SO4-2। बताइए कितने कैटायन? 2। न्यू प्लस की वैल्यू 2, कितने एनायन? 3, न्यू माइनस वैल्यू 3। समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब बस लिख दो क्या होगा, 2 into molar conductance at infinite dilution of Al+3 plus 3 into molar conductance at infinite dilution of SO4-2। समझ में आ गया? इस तरह से लिखते हैं कोलरॉस लॉ। ठीक, जैसे अगला देखो, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेटा मैं पूछूं BaCl2 कैसे लिखो, इसको आयनाइज करा लो, क्या ये Ba+2 और 2Cl माइनस में टूटेगा? ठीक है, तो न्यू प्लस की वैल्यू 1, इसका कुछ नहीं लिखा है तो 1, न्यू माइनस की वैल्यू 2, बस लिखते बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ba+2 plus 2 times of molar conductance at infinite dilution of Cl-। क्या बेटा? ये जो चार्ज है बेटा, अपने को नंबर, इस कैटायन का नंबर क्या है वो है न्यू प्लस। न्यू प्लस का मतलब यहाँ लिख देता हूं मैं आपके सामने, न्यू प्लस का मतलब नंबर ऑफ कैटायन, कितने कैटायन। ठीक है, न्यू माइनस का मतलब नंबर ऑफ एनायंस। इसके आगे जो नंबर रहता है वहां मतलब उसके लिए लिखते हैं ना। हाँ, ये जो अभी ऊपर जो प्लस माइनस चार्ज नहीं लिखना है आपको, नहीं हाँ। वो आपको डिफरेंस क्या है? अच्छा, मुझे कैसे मालूम पड़ा बेटा? क्यों नहीं केमिस्ट्री पढ़ी है? आपको भी इतना तो बेटे मालूम होना चाहिए कि बेरियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसके ऊपर चार्ज प्लस, वो धीरे धीरे आ जाएगा बेटा। और नहीं आएगा तो आप क्या करिए, यहाँ पे इतना तो बात है, ये जो 2 होता है ना बेटे, ऐसा समझो, यहाँ जो होता है इसकी खोपड़ी पहुंचा दिया और यहाँ जो नंबर है इसकी खोपड़ी पहुंचा दिया। यहाँ कितना नंबर है तो यहाँ हुआ प्लस, यहाँ क्या है 1, यहाँ। ठीक है, चलो ये तो बचपन में पढ़ाया। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? सब में नहीं होता है। हाँ, अरे सब में नहीं होगा ना, अभी के लिए हो गया ना तुम्हारा। ठीक है, अब सबकी थोड़ा पढ़ाई भी करनी पड़ेगी ना, हर चीज ट्रिक्स थोड़ी सॉल्व हो जाएगी यार। कुछ बताओ समझ में आता है लिखना है इसको? अब मेरी बात सुनो, आसान है नियम। अब जैसे क्वेश्चन कराऊंगा परेशान मत हो। देखो, अगर मैं बोलूं भाई मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अब यहाँ तो आपको कोलरॉस लॉ मदद कर देगा, क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग का लिखो ना लिखो, वीक का तो ये बताएगा। आप पता कैसे लिखेंगे बताइए? क्या इसको अगर बेटा ब्रेक कर दूं तो क्या CH3COO- और H+ में ब्रेक होगा? तो इसका मतलब कैटायन से एक है, एनायन से एक है। इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H+ आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटेट आयन। ये हो गया आपका टोटल मोलर कंडक्टेंस। कैसे निकलेगी? सारे कैटायन और सारे एनायन की मोलर कंडक्टेंस को जोड़। ठीक है, समझ में आ रही?
अब आता है इसका एप्लीकेशन क्या है कोलरॉच लॉ का। पहले एप्लीकेशन समझ लो फिर क्वेश्चन कराते हैं इस पे। देखो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस नहीं निकाल पा रहे थे डी बाय हकल के इक्वेशन से, बराबर है क्या? हाँ ये तुम लोग बताए बेटा, तुम तो फर्जी आते हो क्लास में। हाँ तुम्हारे आने का कोई रोल नहीं है, तुम जबरदस्ती यहाँ आते हो पूरा माहौल खराब करने क्लास का। हाँ ऐसा तुमको इनवाइट करके बुलाया जाता, आओ भाई और यहाँ पूरा रायता फैलाओ, ठीक है? तुम तो लिख के ले लो बेटा, स्टाम्प पेपर पर लिख लो, तुम जरूर पिटोगे मुझसे। आज लिख के ले लो, किस दिन पिट जाओगे तुम देखना तुम। हाँ नहीं आज नहीं करेंगे। आज बच्चा अच्छा ऐसा नहीं है, नहीं खुजली बहुत है मेरे। यही प्रॉब्लम है, इसीलिए परेशान रहे, उसको मौका मिलना चाहिए। हाँ बेटा जीरो पर भी पॉसिबल है, जीरो कंसंट्रेशन को इनफाइनाइट डायल्यूशन बोलते हैं, बट जीरो कंसंट्रेशन बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता केमिस्ट्री में, इसलिए इनफाइनाइट डायल्यूशन चलता है। चलिए आगे बढ़े भाई, सुनना अच्छा थोड़ा अगला देखो। 11th का मैंने पहला बैच लिया, बच्चे टेंशन में आ गए, ठीक है? क्योंकि उनको तुम्हारी तरफ पढ़ाने लगा ना मैं, नोट्स दिया नहीं, उनको नोट्स भेज दिया, नोट्स ले लो और यहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक लड़की बाहर निकल गई, मैं 2 घंटा सोची था कब चुप हो गई। लिटरली ऐसा बोली, क्या चुप कब हो गए सर, कंटिन्यू 2 घंटे से बोल रहे हो और मोल कंसेप्ट में पढ़ा रहा था, उसी में वो एएमयू और ग्राम एटॉमिक मास में घूम रही थी। हाँ उसको समझ नहीं आ रहा ये बंदा शांति रहता है क्या, ठीक है? बोले सर रंजीत सर बढ़िया लिखते हैं सर, एकदम अच्छी हैंडराइटिंग में, हम लोग नोट करते हैं सर, अच्छा लगता है। हम कहे बेटा हम अगर ऐसा करने लगेंगे ना तो हम केमिस्ट्री खत्म ही नहीं कर पाए, ठीक है? हम उतना सुंदर सुंदर लिख के नहीं दिखा सकते, ठीक है? उतना बस नहीं, फिर मैं क्या करूंगा, मुझे कंटेंट दबाना पड़ेगा आपको, ठीक है? मैं वो कंटेंट नहीं दे पाऊंगा फिर आपको। अभी क्या है भाई, नोट्स जा रहा है तुम्हारे पास ना, सब कुछ मिल जा रहा है, जो जेईई और नीट जितना भी कंटेंट है सब मिल रहा है। फिर वो क्या, और जबकि उस ऐसा वैसा करने बेटा मुझे बहुत आराम। अगर सोचो मैं एक बार लिख दिया, वहां से वहां तक छाप दिया, फिर मैं आराम से बैठा हूं, तुम लिखो ना आधे घंटे, मेरे लिए आराम है ना। तो आपको खुद समझ आ रहा होगा ये बंदा आराम तलब आदमी नहीं है ये, ठीक है? हमको आराम नहीं चाहिए, हमको आपको अच्छा कंटेंट देना है बस, ठीक है? वो मिल जाए आपको, हम 2 घंटे बोल दें, बात समझ आ रहा ना? हाँ बोली पागल हो गई तो 2 घंटे के लेक्चर में, आज भी आई तो सामने में खड़ा था, डर गई कितना पढ़ाएगा मैंने नहीं करना है, चलो देखो वही हो, कभी अच्छाई का होगी कभी बुराई का, दूसरों को भागे भी ना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं। आपके जितने भी मतलब आलसी टाइप के लोग हैं ना वो हमको नापसंद करेंगे, और जो पढ़ने वाले हैं उनका हम फेवरेट रहेंगे। देखिए चल तुम्हारा पूरा होने मतलब ना मेरी बेइज्जती है ये। चलो आ जाओ कंटेंट पे आते, कंटेंट पे आते। चलो ध्यान दो, अच्छा मत बोलना, बिल्कुल मत बोलना। पहला है, चलो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, फिर मैं यहाँ हेडिंग डालूंगा कि मैं पहला एप्लीकेशन क्या है। हाँ सुनो जरा, मान लो बेटा सपोज करो मुझे एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस चाहिए थी ना इनफाइनाइट डायरेक्शन पे, इसके लिखने के लिए क्या चाहिए, मुझे H प्लस का मोलर कंसंट्रेशन चाहिए, मोलर कंडक्टेंस चाहिए इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, है ना? प्लस मुझे एसिटेट आयन का मोलर कंडक्टेंस चाहिए इनफाइनाइट डायल्यूशन। चलो ये हो गया, बट प्रॉब्लम क्या होती है बेटा कि हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इतनी आसानी से इनफाइनाइट डायल्यूशन पे निकाल नहीं पाते। एक तो ग्राफ से आपको पता चल गया, ठीक है? एक आपको ग्राफ से पता चल गया कि क्यों नहीं निकाल पा रहे थे। अब यहाँ पे क्या, एक बात बताओ, क्या हम ग्राफ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का निकाल लेते थे क्या?
आराम से निकालते थे, लैम्डा इंफिनिटी, थोड़ा ग्राफ को पीछे ले आते थे, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर सच्चाई बताऊं ना तो आप पहले ही बोला था इनफाइनाइट डाइल्यूशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं, बराबर है नहीं भाई। इनफाइनाइट क्या होता है? तुम बोल रहे हो सर हमने एसिटिक एसिड को 100 लीटर पानी में घोला है, सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। मैं गया एक गिलास पानी और, अब मेरा वाला इनफाइनाइट हो गया भाई। पानी मिलाने की गुंजाइश तो बरकरार है ना, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक पहुंचना ही डिफिकल्ट टास्क है। तुम किसी को इनफाइनाइट बोल रहे हो सर 1000 लीटर पानी में घोला है एक गिलास और, बराबर है कि नहीं? तो इनफाइनाइट तक पहुंचना ही डिफिकल्ट है अपने लिए। तो क्या होगा बेटा, हम क्या करें, बहुत ध्यान समझना। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं H+ की मोलर कंडक्टेंस में, बहुत ध्यान सुनना, H+ की मोलर कंडक्टेंस में मैं Cl- की मोलर कंडक्टेंस को ऐड कर, आराम से देखते चलो, ठीक है। H+ की मोलर कंडक्टेंस में Cl- की मोलर कंडक्टेंस ऐड कर दूं, और मैं एसीटेट आयन की मोलर कंडक्टेंस में मैं सोडियम आयन की मोलर कंडक्टेंस क्या कर दूं, ऐड कर दूं। मैंने क्या क्या ध्यान समझा, मैंने H+ की मोलर कंडक्टेंस में Cl- की मोलर कंडक्टेंस ऐड कर दी, मैंने एसीटेट आयन की मोलर कंडक्टेंस में Na+ की मोलर कंडक्टेंस ऐड कर दी। मैं तो बोलता भैया जिसको ऐड किया उसको माइनस भी करो, बराबर, मैं इनको माइनस भी करता हूं। आइए तो क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na+ और प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl-, इसको माइनस कर दिया एक साथ, ठीक है, छोड़ के मैंने लिख दिया, अगर हम माइनस माइनस करना था, ठीक है। चलो तो क्या बेटा बताओ, ये क्या मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl बन गया क्या? क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया क्या? इसके लिए मुझे इनफाइनाइट तक पहुंचने की जरूरत है क्या? नहीं, स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा पानी डाल दो टूट जाएगा पूरा, बराबर। आइए प्लस, क्या ये मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट बन गया क्या? तो ये भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या इसलिए हमको इनफाइनाइट तक पहुंचने की जरूरत है क्या? ठीक है। और माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। तो देखिए आप तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस फाइंड होता है। बात समझा ना? आप चॉइस को ओपन करके प्लस माइनस कट करके देख लो, देखो ये लैम्डा Na+, ये माइनस, ये Cl+, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा H+ और यही तो था। आया समझ में क्या? यानी हम क्या हेडिंग लगा सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इस पर न्यूमेरिकल आएंगे, अभी दो न्यूमेरिकल मैं करता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पहला एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ आपको जब न्यूमेरिकल आएगा ना बेटा, ये सब की वैल्यूज दे देते हैं आपको, और आपको इसका पूछ लेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट with the help of strong electrolyte. Strong इलेक्ट्रोलाइट, देखिए हमको पता था यार वीक इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा इंफिनिटी ग्राफ के थ्रू पहुंचना बड़ा इंपॉसिबल था, तो हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इशारा दिया, ठीक है, और इनसे वीक का मोलर कंडक्टेंस अपने आप आ गया। एक और एग्जांपल इसमें दिखाता हूं, और यही दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो हमको लगता है इस पे एक वैल्यू सेट होती है, और इसका जो आंसर आता है हमेशा 390 के करीब आता है, ठीक है। इस पे कभी भी आंसर दिख जाए तो 390 385 के आसपास का आंसर इसमें करेक्ट आता है, और ये दुनिया में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर सेंटेंस में आएगा, ठीक है। ऐसी वैल्यू देते हैं, फिट वैल्यू है बिल्कुल इसकी, और इसका आंसर 385 से लेकर 390 के बीच में आता है, ठीक है। ये याद किए रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन ना कि यार इसको आने के बाद कोई सॉल्व नहीं करता, तो थोड़ा भी तमीज से पढ़ा है केमिस्ट्री को, ये क्वेश्चन देखे लगता है ये तो फोकट का क्वेश्चन आया, अभी देखना कराऊंगा, ठीक है। इसको बिना सॉल्व किए भी 390, अभी जो एग्जाम देखा उसमें भी यही क्वेश्चन था, मैंने नहीं सॉल्व किया, 390 मार्क चला है। अब वो 385 बट का जब आंसर किया 390 वाला था, मैंने सॉल्व भी नहीं किया, जाने तो 390 जो आता है, हाँ राइट था, क्वेश्चन राइट है, 390 फिट आंसर है। अगला देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, अगर मान लो मुझे मोलर कंडक्टेंस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की निकालनी है, अपने को पता है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, जितने भी ऑल द ऑर्गेनिक बेसेस आर वीक बेसेस। तो अगर मैं इसका मोलर कंडक्टेंस निकालूंगा तो बेटे कैसे निकालूंगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH माइनस आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बराबर। अब ये दोनों क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे निकालें, ठीक है। अगर मैं क्या करूं बेटा, अमोनियम आयन की जो मोलर कंडक्टेंस है हमारे पास, थोड़ा सा लिखता हूं, अमोनियम आयन की जो मोलर कंडक्टेंस है, अगर इसके साथ मैं Cl माइनस की मोलर कंडक्टेंस को ऐड कर, देखो आपको नहीं रट्टा मारना है किसके साथ साथ क्या ऐड कर रहे हैं, इसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल रखना है, आंसर निकालना, ठीक है, इसे समझा रहा हूँ आपको। और अगर मैं बेटा OH माइनस के मोलर कंडक्टेंस के साथ अगर मैं Na प्लस की मोलर कंडक्टेंस भी जोड़ के रखूं, ठीक है, हमने क्या क्या जोड़ा है, Cl माइनस जोड़ा है, Na प्लस, इसको घटा भी दूं, ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, Na प्लस माइनस Cl माइनस, बराबर, ठीक है। अब एक बात समझो बेटा, यहाँ पे क्या ये बताइए, क्या ये मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड हो गया क्या, ठीक है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, ठीक है, और जितने भी सॉल्ट होते हैं वीक एसिड वीक बेस को छोड़ के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इनफाइनाइट डायल्यूशन तक पहुंचो ना पहुंचो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH, एक स्ट्रॉन्ग बेस, माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, ठीक है, बात समझा ना, ये Cl माइनस प्लस, ये Cl माइनस माइनस, ये Na प्लस प्लस, और ये माइनस देखो कैंसिल होके यही और यही बचे। समझ में आ गया क्या, ये पहला एप्लीकेशन हो गया क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करना, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, अल्फा की बात करते हैं, यहाँ डायरेक्ट आपको सिर्फ फार्मूला दे रहा हूँ, वही याद करिएगा, ठीक है। सेकंड है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो स्ट्रॉन्ग के लिए मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो 100% टूट जाएगा ना, उसका अल्फा तो 1 होता है ना। अब समझो, तो यहाँ अल्फा का जो फार्मूला होता है वो होता है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कई एग्जाम में तो केवल फार्मूला ही पूछा जाता है, कौन सा राइट, बात समझा ना। तो डिग्री ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, ये पक्का तुम्हें दे दिया जाएगा एग्जाम, इसको तुम्हें निकलवाएंगे वो से, कैसे, जो अभी हम बता रहे थे, सारे कैटायन सारे एनायन की मोलर कंडक्टेंस जोड़ के निकालोगे, ये कभी कभी दोनों दे देते हैं सीधे अल्फा पूछ लेते हैं, कभी कभी परसेंटेज अल्फा पूछेंगे तो इनटू 100 कर देंगे, बात समझ में आ रहा है ना। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, लैम्डा गिवन कंसंट्रेशन, ये आपको हमेशा दिया था, गिवन कंसंट्रेशन दिया, या कभी कभी क्या करेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला दे देगा और गिवन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस निकलवाएगा, और कंसंट्रेशन पक्का तुमको मोलैरिटी देगा, तो आज सुबह सुबह पढ़े मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, वहां मोलैरिटी लेके क्या निकालोगे, लैम्डा, इसको यहां ठोक के रखोगे मिलेगा आंसर। समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा क्या पूछना है। लैम्डा एम एट, यहाँ लैम्डा एम ये क्या है बेटा, ये है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, जब इसको निकालने की बारी आएगी ना तुम्हारी हेल्प यही करने वाली, मोलैरिटी, तो तुमको ये बता देगा मोलैरिटी, और यहाँ तुम लैम्डा निकाल लेना, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस क्वेश्चन जाके सॉल्व करिएगा तभी इस चैप्टर का मजा है, बाकी थियरी वरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं चैप्टर का, ठीक है। थर्मो हो गया, ये सब हो गया, इसमें जितने न्यूमेरिकल लगाओगे उतना बढ़िया कंसेप्ट बनेगा, जानते। बाकी तुमसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, फार्मूला नहीं पूछने वाला है, ये पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कुछ आता है तो न्यूमेरिकल ही आता है, ये बात समझ ले रहे हैं, यहाँ थियरी से कुछ मतलब नहीं है, पूरा आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अगर ये चैप्टर यार कहीं आपका जो भी बुक है उस पे जो, अगर ये वाला टॉपिक मैंने आज खत्म किया कंडक्टेंस वाला, आप फ्री हो गए, कंडक्टेंस क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं पूरा का पूरा। जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस खत्म कर दूंगा तो आप इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, जब गैल्वेनिक खत्म कर दूंगा तो आप वो वाला पार्ट सॉल्व करिएगा, ठीक। तो ये हो गया बेटा मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, जो क्वेश्चन नहीं करेंगे उनके टॉपिक बेकार है, गिवन कंसंट्रेशन। और लैम्डा एंड इन्फिनिटी आप जानते ही हो, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। चलो अच्छा, इसके बाद तीसरा एप्लीकेशन है कौन सा, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं करा, क्वेश्चन क्या आता हूं पहले सब समझ लो, टॉपिक समझ लो, टॉपिक खत्म कर देता हूं। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ
वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आपने इक्विलिब्रियम का वीडियो देखा होगा तो आपको इसकी बहुत तेज समझ में आएगी यार, K = C अल्फा स्क्वायर, पढ़ा था ना एसिड का, बेस का, और हमने तो पॉली एसिड पढ़ा लिया था। अगर एक से ज्यादा H+ देगा तब भी अल्फा का फार्मूला क्या होगा, Ka1 × Ka2 × Ka3, सब बताया वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपने को बताया यार कि जो Ka होता है वो होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही फार्मूला, ठीक है। बस अब रख दीजिए क्या आएगा कि C अल्फा क्या निकाला अभी मैंने, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, फिर से मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये वाला। ये तो तुमको देगा ही ना, करके निकाल लो। और जहां तक जब चांस मिले तो ये वाला इग्नोर भी कर दोगे चले, क्योंकि 1 माइनस अल्फा बहुत छोटा रहेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इतने से भी तुम्हारा काम हो जाएगा, इससे भी सेम आंसर आएगा पूरा करने के बाद। बात समझ आ रहा है ना? अगर हाँ बड़े आसपास आंसर बन रहे हैं समझ लो पूरा करना, दूर दूर आंसर है जिससे काम चल जाएगा। तो क्या चलिए इतना समझ में आ गया। ये हुआ पूरा कोलराज लॉ का डिस्कशन, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यही 3 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए मतलब एक तरह से हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 खत्म कर दिया, ये कंडक्टेंस वाला टॉपिक पूरा का पूरा। इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन जाके कर सकते हैं आराम से क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl आपको दिया है कितना, 125। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl आपको दिया है कितना, 420। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3CO- आपको दिया है कितना, 90, ठीक है। आपको निकालना क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो ऑप्शन देख के मारने वाला क्वेश्चन है, 390 वाला आंसर है इसका, और थोड़ा बहुत होगा 350 से 390 की आंसर सेट होता है इसका। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आंसर अच्छा है इसलिए मैं डेटा के साथ छेड़खानी कर दिया। आइए अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, देखो क्या कर, जो दिया मैंने उसको लिखो। क्या मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl तुमको क्या दिया है, 125। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस आयन इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू 125, इक्वेशन 1 लिख सकता हूँ। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस आयन इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू 420। इसको बेटा इक्वेशन मान लो 2, ठीक है। तीसरा क्या दिया है आपको, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO- एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू 90, बराबर। ये 3 इक्वेशन गिवन। अपने को निकालना क्या है, ये अपनी डिजायर्ड इक्वेशन है, अपने को निकालना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। कैसे निकलेगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3CO- एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये अपने को निकालना है, बराबर। लगाइए हेस लॉ का बहादुरी से इस्तेमाल करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेस लॉ पढ़ा है ना थर्मो में, देखो अपने को H प्लस चाहिए क्या भाई, H प्लस और इसका मोलर कंडक्टेंस, इसका मोलर कंडक्टेंस चाहिए अपने को। H प्लस तीनों इक्वेशन में कहां, सेकंड, यानी सेकंड को तो लेना ही लेना है, हो गया। एसिटेट आयन कहां है, थर्ड, इसको भी लेना है अपने को, थर्ड वाला भी लेना। अब देखो 2 को जोड़ दिया। अब एक बात समझो बेटा, अगर जब मैंने सेकंड और थर्ड को जोड़ूंगा तो ये मिल गया, ये मुझे चाहिए था, ये मिल गया। क्या ये फालतू है जो मुझे नहीं चाहिए, क्या इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं, Na प्लस Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, समझा क्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 1। बस अब सेट कर दो। इक्वेशन 2 का क्या था, 420, इक्वेशन 3 था 90, और माइनस क्या हो गया आपका 1 क्या करेगा,
125 सॉल्व करो 385 आएगा। बात समझा क्या? हो गया सॉल्व, समझ में आया? चलो एक तुमको दे रहा हूं, तुम करो। चलो निकालो, बढ़िया क्वेश्चन दूंगा। मैं जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन इसलिए कराऊं ना, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ बच्चे क्या सीख लेते हैं कि जो जो आयन मिल रहा है उस वाले को जोड़ दो, जो नहीं मिल रहा है घटा दो। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। अरे कॉपी पे निकालो भैया, तो आराम से बैठे हो सब लोग, कुछ तो करो तुम लोग। आइए, बेरियम हाइड्रोक्साइड 500 मोलर कंडक्टेंस है, इनफाइनाइट है। BaCl2 का मोलर कंडक्टेंस है, इनफाइनाइट है। बात नहीं होनी चाहिए। NH4Cl का 120 आपको कैलकुलेट करना है। NH4OH का मोलर कंडक्टेंस, चलो आप लोग निकालो इसको। ये सेकंड क्वेश्चन, अब तुम लोग की बात करो। मेरा वाईफाई नहीं पकड़ने का आजा भगवान के भगवान मेरी गाइड करनी ना हाथ में देखा ये निका पड़ता है
सबका आ गया 320 पूरा सिर्फ ब्लाइंडली जोड़ दिया हो बस। बोल गया था, अच्छा क्वेश्चन। एक बार मैं डेटा तो मिला लूं, 320 सबका है। 500 300 120 नहीं सही दिया। 320 आ रहा है, 420 तो नहीं आ रहा है। हाँ मेरे हिसाब तो गलत लग रहा है। मैं करता हूँ रॉन्ग है ना। अब सही निकालो। इक्वेशन को ध्यान दोगे तो क्या गलती कर रहे हो पकड़ में आ जाए। ठीक है 780 भी आया क्या? oh my God, 780 जीरो जोड़ के 1180। यस श्रुति कदम, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। ठीक है 220 इज द राइट आंसर। 220 is the right answer. श्रुति कदम, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। 220 आंसर आना चाहिए आपका, बहुत बढ़िया बेटा। आया, मैं करूँ सॉल्व। चलो एक कर दें आपको, आप कर लीजिए। आया आया नहीं। कर रहा हूँ घबराओ नहीं। आइए देखिए जरा, जो बेटा इक्वेशन दिया पहले उसको लिखते हैं यहाँ। बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम +2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब समझिए भाई, आपने सबने गलत किया, समझिए। +2 into molar conductance of OH minus at infinite dilution equal to 500। इक्वेशन 1 ये सही लिखा था, बहुत बढ़िया। इधर आइए, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम +2, आराम समझिए, +2 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl minus at infinite dilution equal to 300। ओके ठीक है। थर्ड देखिए आप, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4 plus at infinite dilution plus molar conductance of Cl minus at infinite dilution equal to 120 बराबर। चलो आपको अपने को चाहिए क्या बेटा, NH4OH चाहिए था ना, उनसे थोड़ा सा रखोगे। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH अपने को चाहिए था, तो ये मिलेगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH माइनस एट इनफाइनाइट। ये है। चलो इसको इन तीनों से बनाना है बेटे। अच्छा अपने को NH4 प्लस चाहिए ना, यानी इक्वेशन थर्ड चाहिए ही चाहिए। ओके OH माइनस चाहिए क्या, यानी इक्वेशन फर्स्ट चाहिए ही। बट अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इक्वेशन थर्ड तुमने लिया बेटे, तुमको 1 मोल NH4 और 1 मोल OH चाहिए, तुमको इक्वेशन थर्ड से 1 मोल ये मिला, लेकिन फर्स्ट तुमको 2 मोल OH नहीं मिल रहे हैं क्या? अपने को तो 1 ही मोल चाहिए ना। आप समझ में आया? ठीक है भाई, तुमने फर्स्ट को जोड़ा तो यहाँ 2 मोल है और अपने को तो 1 ही मोल चाहिए। क्या करें? आज इन दोनों को जोड़ूंगा अभी तो ये और 1 मोल बेरियम 1 मोल ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको घटाऊंगा, मान लो मैं सेकंड को माइनस भी करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा और 1 मोल बेरियम जो है जब माइनस में करूंगा ये बेरियम तो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 मोल क्लोरीन भी तो बच जाएगा, इससे एक ही तो क्लोरीन कटेगा ना। क्या करूं,
क्या मैं इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? बताओ, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 और ये 2, क्या ये 440 आएगा? बराबर है कि नहीं? पहले समझो, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 मोल हो गया बेटे। नोट, परेशान मत होना। ये भी क्या होगा? 2Cl माइनस, ठीक है। अब फिर क्या, मेरी बात सुन, ये 2NH4 प्लस ये 2Cl माइनस, अभी कुछ मत करो, आराम से करेंगे। ये 2 मोल होगा, ये 2 मोल होगा, एग्जैक्टली। प्लस 1 करेंगे ये होगा, और माइनस क्या करेंगे? 2 करेंगे। अब जब माइनस हम 2 करेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बताओ, यहाँ पे जो एक 2 इससे माइनस कर दोगे तो क्या कैंसिल नहीं हो जाएगा पूरा? आपको चेक करके देखिए ना, 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको। यहाँ कितने मोल? 2 अमोनियम आयन, 2Cl माइनस। इसको हम क्या कर रहे हैं? 1 को जोड़ रहे हैं, ये भी प्लस में रहेगा, और इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसको क्या करेंगे हम? माइनस। नो डाउट मुझे 2NH4 प्लस और 2H माइनस मिलेगा, बाकी सब कैंसिल होंगे क्या? अरे चेक करो ना यार, ठीक है। 2NH4 प्लस और यही बचेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो बचने दो ना यार, 2NH4 प्लस प्लस 2OH माइनस, यही मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कि अगर 2 मोल्स यहाँ मिल रहे हैं, इसका मतलब सीधी सीधी बात है क्या? अब इसको पूरा जोड़ लो। 2 इंटू क्या, इक्वेशन थर्ड क्या है? 120। करो आराम से, 2 इंटू 120 प्लस इक्वेशन 1 क्या है? 500 माइनस इक्वेशन 2 क्या है? 300। इतना करने मुझे ये चीज मिल रहा है, इतना करने मुझे ये चीज मिल रहा है। इसको सॉल्व करिए, 440 आएगा। सॉल्व करके कीजिए 440। देखिए ये किसके लिए आ रहा है? इतने के लिए। मुझसे ये पूछा गया या ये पूछा गया? तो डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे क्या? तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 220 आएगा। आया समझ में क्या? इसका थोड़ा दिमाग लगा काम करना। आया समझ में? कहां से गलती किया था? लिख लो, मैंने नोट्स में सॉल्व नहीं किया, क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। मतलब बेटा जो आप ये करते हो ना, इसके बाद चेक कर लिया करो क्या ये करने के बाद ये चीज फाइनल आ रही है क्या, ये आपको लाना है। तो हमें पता था यार ये नहीं आ रहा था, इसको 2 भी नहीं किया सर, कि अगर थर्ड से सर मैं क्या करते हैं 1 को जोड़ भी रहा हूँ तो ये 1 मोल मिल रहा है, ये 2 मोल मिल रहा है, ठीक है। अपने को तो 1 ही मोल चाहिए, और साथ ही साथ इसको माइनस करूंगा सर तो Da+2 जो होगा इससे कट जाएगा, बट एक Cl माइनस और एक Cl माइनस से कैंसिल होगा, एक Cl माइनस तो बचा रहेगा। इससे अच्छा इसको 2 कर दो बेटा, जब 2 से करूंगा तो Cl माइनस भी कैंसिल हो गया, Ba+2 भी कैंसिल होगा, ये 2 मोल और ये 2 मोल बचा, बराबर ना? अच्छा समझ में आया? थोड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल अच्छा, ठीक है। समझा? कहाँ गलती हो रही समझ में आया आप लोग को? क्या बोल रहे हैं? Cl2 है ना, एक मोलिक्यूल में क्या था? Cl माइनस 2 मोलिक्यूल 2Cl माइनस, NH4 जो होगा पूरा का पूरा कंपाउंड ही है, ये थोड़ी है 4NH प्लस, थोड़ी दिखते हैं अमोनियम आयन है वो, कैसे नहीं दिखते बेटा कि सर 4 यहाँ का तो 4NH4 प्लस, तो वो तो पूरा पूरा अमोनियम है, ठीक है। लिख लिया हो, फिर अगला क्वेश्चन हो गया, चलो नेक्स्ट। हाँ क्या चीज लिखा? अगर 2 मोल OH था, हाँ तो उसका इक्वेशन 1 बना 500 होगा उसका, हाँ मतलब डायरेक्ट हम आप ले सकते थे ना 250, हाँ फिर उसके नीचे 120 प्लस 250
-150 क्योंकि 300 उसका भी हाफ हाँ कर सकते थे, वैसे कर सकते थे, तो आ गया था। हाँ आ गया था। हाँ तो ठीक है ना, और आप ऐसा भी करें। देखो तुम जो काम कर रहे हो ना बेटा, वो काम ऐसा करके देखो और वो इक्वेशन लिख के देखो, फाइनली ये चीज दिखना चाहिए। आपको आंसर लाना ये जरूरी नहीं है कि तो हमने 220 बोल दिया, अब ऐसे तो मैं भी होता था जो तुमने 320 लगाया था उसमें 100 माइनस कर दो, है कि नहीं, तुम्हारा आंसर 220 आ गया। मेन टास्क क्या है, जो काम हम ये कर रहे हैं कि पूरा काम करने के बाद बहुत पूरा इक्वेशन लिख के भी प्रूव करके दिखा दूं कि यही बनेगा। ठीक है, अगर आपको भरोसा ना हो तो आप इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये लो 2, ये भी लो 2, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले मैं इक्वेशन बता रहा हूँ, इसको ऐसा रखो, क्या तुमने इसको और इसको जोड़ा और इसको माइनस किया, जब माइनस करोगे बेटा तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल होगा क्या, और ये भी प्लस और ये तुम इसको माइनस किया ये भी कैंसिल होगा क्या, बचेगा ये और ये क्या। ठीक है, तो हमने यही तो बनाया कि भाई हमारे पास ये बचा। इतना करने के बाद, इसका ये करने के बाद हमको ये चीज मिल गई, लेकिन 2 टाइम्स मिली, तो जो मिला उसको हमको 1 टाइम चाहिए तो 2 से डिवाइड मार दिया। अब मान लो 3 टाइम्स मिलता तो जो आता उसको 3 से डिवाइड मार सकते। तो आंसर निकाला ये तो तुम तब कर सकते हो जब तुमको सामने से आंसर पता है कि 120 लाना है 220 लाना है, बट एक लॉजिक के थ्रू करना है ना हमको क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वगैरह निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अपने को दिया मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ca+2 इज इक्वल टू A at infinite टाइम। ठीक है, आज सुबह मैंने हल्का सा हिंट दे दिया था क्वेश्चन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम+2 इज A, ठीक है, और मोलर कंडक्टेंस ऑफ फॉस्फेट आयन दिया आपको B, ये दे दिया, इन दोनों आयन का मोलर कंडक्टेंस आपको दे दिया। ठीक है, पूछ क्या रहा है आपसे कि आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालिए कैल्शियम फॉस्फेट, इसका आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालिए। तो आज हमने बताया था कि मोलर कंडक्टेंस को अगर हम n फैक्टर से डिवाइड मार दें तो क्या वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाता है। याद करिए बेटा, मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइड बाय n फैक्टर। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो बेटे पहले तो इस पूरे सॉल्ट का मोलर कंडक्टेंस निकालो, फिर उसके पूरे मोलर कंडक्टेंस को तुम n फैक्टर से डिवाइड मार दो। मैं 2 तरीका करता हूं। चलो, अगर इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है, आपने को बताया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू क्या, मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय n फैक्टर। तो मैं चाहूं तो इसका पहले पूरा मोलर कंडक्टेंस निकालूं। चलो देखो, अगर मैं इसका मोलर कंडक्टेंस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, मोलर कंडक्ट 3 into मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम+2 आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, 3 कैटायन, प्लस 2 into मोलर कंडक्टेंस ऑफ फॉस्फेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही होगा बराबर। चलिए, तो क्या मोलर कंडक्टेंस कैल्शियम आयन की A दिया है, तो क्या ये 3A आ गया, प्लस इसका मोलर कंडक्टेंस B दिया है, क्या ये 2B आ गया, ये आ गया पूरे सॉल्ट का पहले मोलर। पर अपने को क्या पूछा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो क्या मोलर कंडक्टेंस को सॉल्ट के n फैक्टर से डिवाइड मार दूं। अब n फैक्टर सॉल्ट का क्या होगा, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। अब इसको जरा आयनाइज कराओ, ये 3Ca+2 प्लस 2PO4 माइनस 3 होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, टोटल पॉजिटिव चार्ज भी +6, टोटल नेगेटिव चार्ज -6। अब मैंने बोला था चार्ज से डिवाइड मारना प्लस माइनस से नहीं, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 6 था, डिवाइड बाय 6 हो गया आंसर। समझ में आया क्या, हमने मोलर कंडक्टेंस निकाला, उसके बाद n फैक्टर से डिवाइड मारते हैं। हाँ, और तुम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, कैसे, देखो एक दूसरा तरीका भी देख लो। आ गया ये समझ में पूरा, कि पहले मोलर कंडक्टेंस निकालो पूरे सॉल्ट का, उसके बाद उसको n फैक्टर से डिवाइड मार दो। या फिर तुम क्या करो बेटा, आपने को क्या पूछा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट पूछा है, आराम से देखो सब लोग, कैल्शियम फॉस्फेट यही पूछा है ना। क्या करो, देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू, मैं देखो जब भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाली जाती है तो n फैक्टर से डिवाइड मारूंगा, और n फैक्टर अगर किसी आयन का क्या तो उसके ऊपर का चार्ज। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात समझना, क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ca+2, और ध्यान समझना, जब भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखा जाता है कैटायन और एनायन का नंबर सामने नहीं लिखा जाता। मोलर कंडक्टेंस लिखते समय आपको न्यू प्लस और न्यू माइनस लिखना है,
लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा तो आपको क्या करना है, उसके सामने उसके नंबर नहीं लिखने, आपको उसके 4 से डिवाइड मार देना है बस। n फैक्टर्स डिवाइड मारोगे ना तो क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम +2 है ना, डिवाइड बाय n फैक्टर, या मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय क्या, n फैक्टर, क्या होगा Ca+2 n फैक्टर 2 प्लस क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ फॉस्फेट आयन ना, डिवाइड बाय n फैक्टर क्या 3। अब बताइए यहाँ पे सॉरी मोलर कंडक्टेंस ये क्या लिख रहा है ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा A/2 प्लस B/2 आ गया क्या, फिर सॉरी B/3, फिर से आगे क्या A प्लस B 3A प्लस 2B डिवाइड बाय 6, जैसा मन करे वैसा। ठीक है, तुमको अगर पूरे सॉल्ट का निकालना है, पहले सॉल्ट का मोलर निकाल लो, फिर उसको उस सॉल्ट के n फैक्टर्स डिवाइड करके इस फार्मूले से मोलर कंडक्टेंस निकाल लो। समझ में आया? चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखते समय आपको कैटायन और एनायन के नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, ध्यान रखना, बस मोलर कंडक्टेंस के समय करना। अगला क्वेश्चन देखिए, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Mg+2 gives X, ये दे दिया आपको, ठीक है, और दे दिया मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन इज Y। सिंपल सा क्वेश्चन, मोलर कंडक्टेंस सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट निकालिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो तरीका वही है अपने पास बेटा, मैं चाहूं तो इसका पहले मोलर कंडक्टेंस टोटल निकाल लो, फिर इस सॉल्ट के n फैक्टर से डिवाइड कर दो, क्योंकि अपने को पता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय n फैक्टर, बराबर ना। चलिए अगर मैं इसका पहले मोलर कंडक्टेंस निकाल लेता हूं, MgSO4 क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Mg+2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या Mg+2 का मोलर कंडक्टेंस दिया है X, क्या सल्फेट आयन का मोलर कंडक्टेंस दिया है Y, ये आ गया मोलर कंडक्टेंस। अपने को निकालना क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय n फैक्टर, सॉल्ट का n फैक्टर टोटल पॉजिटिव है टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव भी 2 टोटल नेगेटिव भी 2, डिवाइड बाय 2 x + y/2। आया समझ में? ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कोरोस्का पे। चलो ये क्वेश्चन पहले आप ट्राई करो, हाँ बढ़िया क्वेश्चन, फिर हम बताएंगे इसका। आप कोशिश तो करो ना बेटा, इतना समझ में आ गया ना कि आप क्या कर सकते हो। 200 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आप गौर से यूनिट देखिएगा, अब की बार मैं नहीं बता रहा हूं कि ये मोलर है कि इक्विवेलेंट है, आप यूनिट देख के खुद समझिए मोलर कंडक्टेंस है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। ठीक है, Al+3 gives 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और सल्फेट आयन का दिया है 125 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब आपसे फाइंड आउट क्या क्या पूछा है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, फाइंड आउट। चलिए पहला क्वेश्चन, मोल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al+3 आयन एट इनफाइनाइट डायरेक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, equivalent conductance of Al2SO4 whole thrice at infinite direction, और तीसरा आपसे equivalent conductance of infinite direction of ammonium sulfate। इतने, ये 3 क्वेश्चन आप फाइंड निकालिए। यूनिट से पहचान लीजिए कौन मोलर कंडक्टेंस है कौन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। थर्ड वाला जो है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, बाकी सारे मोलर है। अब निकाल लीजिए।
आ गया? अरे मत अरे इसमें क्या हो गया? विराज साहब आया पहले का ना? एक्सीलेंट, रेडी। हो गया? आ जाएगा सब। बालिका देखो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता रहे हैं यार, उनके बेचारे, उनको मैं देख लूं। आ गया? तो बोलिए, पहला आया, पहला आ गया। चलो देखो, मैं बताऊं, 2 मिनट लीजिए। बच्चा है, अभी थोड़ा सा गड़बड़ देखते हैं, अभी हमको भी नहीं पता कितना क्या आएगा। 100, हाँ 100, यस 100।
हाँ देखो उससे करेगा तो वही पढ़ के हो ना 475 नहीं बहुत ज्यादा है एक्चुअली बहुत ज्यादा है यस लास्ट का दिन 25 क्या है चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे समझो पहले वाला क्वेश्चन का सब लोग ध्यान से देखें अपने को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस चाहिए Al+3 का तो अपने को पता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसी भी आयन का अगर मुझे निकालना है तो उसके मोलर कंडक्टेंस को अगर मैं उसी आयन के n फैक्टर से डिवाइड मारूं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा। तो बताइए जरा मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al+3 आयंस को मुझे उसी के n फैक्टर से डिवाइड मार दूं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा। तो मोलर कंडक्टेंस Al+3 का देखो साफ साफ दिया है 300 और किसी आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका n फैक्टर होता है तो 3 से डिवाइड मारो ये आंसर आया 100 ये सबका सही बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए मुझे बेटे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है आराम समझे जरा Al2SO4 होल थ्राइस का ध्यान देखिए यही गड़बड़ कर रहे हो तुम कुछ मत करिए मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al+3 डिवाइड बाय n फैक्टर प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन डिवाइड बाय n फैक्टर यही तो फार्मूला है भाई। या तो टोटल का मोलर कंडक्टेंस निकाल के n फैक्टर से डिवाइड करो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है तो मोलर कंडक्टेंस Al+3 का डिवाइड बाय n फैक्टर मोलर कंडक्टेंस सल्फेट आयन का डिवाइड बाय n फैक्टर बराबर। अच्छा क्या Al+3 का मोलर कंडक्टेंस अपने को पता है क्या? यस 300 तो 300 और n फैक्टर Al+3 का क्या 3 आया प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन पता है क्या? नहीं है 1 इक्विवेलेंट है क्या है इक्विवेलेंट हल्का सा उसने चेंज किया था ठीक है कुछ टेंशन नहीं है ये 250 हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस इसका कैसे मोलर देखो मेरी बात समझो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है अगर मोलर कंडक्टेंस सल्फेट आयन का निकालूं तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर हो जाएगा क्या बराबर। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सल्फेट आयन कितना दिया है 125 और n फैक्टर 2 ये आ गया 250 मोलर कंडक्टेंस बराबर ठीक है। इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस हो गया यहाँ 250 और n फैक्टर हो गया 2 ये हो गया 100 ये हो गया 125 ये हो गया 225 समझेगा समझ में अब तो ये निकाल लोगे बस कुछ नहीं करना है मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम आयन डिवाइड बाय n फैक्टर प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन डिवाइड बाय n फैक्टर। अमोनियम आयन का मोलर कंडक्टेंस आई होप दिया हुआ है 200 डिवाइड बाय 1 प्लस सल्फेट आयन का अभी तुमने निकाला 250 डिवाइड बाय 2 ये हो गया 200 प्लस 125 यानी 325 समझा इस तरह से निकालो समझा लड़की। तो गलती कहाँ होती है कुछ लोग क्या दिमाग कैसे लगाते हैं मैं बता रहा हूँ तुम कहाँ गलती करोगे तुम्हें लगा है मोलर कंडक्टेंस तो क्या करोगे 3 into मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al+3 डिवाइड बाय तब भी 3 करोगे पगले 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पूरा मोलर कंडक्टेंस दिया है तो तुम उसको 3 मत कर देना वो जो करते ज्यादा दिमाग लगाते हैं उन्हीं क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ बताइए ये था कोलरॉज लॉ पे बेस्ड किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने का मौका मिला ठीक है। आई होप कांसेप्ट क्लियर हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 हमने खत्म कर दिया। अब इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन जाके किसी भी बुक से लगा सकते हैं कंडक्टेंस पे बेस्ड ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलिसिस। बता दो बेटा इसको नोट्स में है बेटा ये मैं सॉल्व किया आया समझ में अच्छे से ऐसे छोटे छोटे ट्विस्ट रहेंगे बेटा समझ लो क्वेश्चन ठीक है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा जब भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना हो उस पर्टिकुलर आयन की मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय n बस।
अब देखो यहाँ से एक बात तुमको बेटा समझ में आ रही होगी कि टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया था, बेहतरीन तरीके से बोल रहा समझा, बट क्वेश्चन फिर भी नहीं बन रहा है तुमसे। एक बार समझ में आ गया ना, इसका समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन करना कितना मैंडेटरी है टॉपिक पे, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन निकाल रहे हो इसका तब टॉपिक तुम्हारा क्लियर। अगर इसके न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं इसके इसका मतलब उसको टॉपिक क्लियर है। बाकी तुमको थ्योरी बराबर समझ में आई थी, जो ग्राफ सब कुछ समझा, और लेकिन जब न्यूमेरिकल्स दिया तो बीच बीच में अटक रहे थे तुम। इससे प्रूव होता है वे सबसे जरूरी है इन सब चैप्टर पे समझा के सॉल्व करना, तो और कॉन्फिडेंस बन जाता है। 100 क्वेश्चन भी लगा लिया इस चैप्टर पे तो मतलब कॉन्फिडेंस आ जाए। बात समझ आ रहा है ना? कोई भी एक बुक रखो उसको सॉल्व करो आप। स्टार्ट करें बेटा अगला टॉपिक। आइए सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो सुबह हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस समझाया था कि इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे पहुंचकर खुद को डिस्चार्ज कर लेना, खुद को न्यूट्रल बना लेना, क्या कहलाता था? इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन करूं बिल्कुल सही तरीके से, तो डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, यानी किसी, अब डिकम्पोजिशन वाला सुबह ही समझाया था, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन होगा? डिकम्पोजिशन ऑफ, अब डिकम्पोजिशन का मतलब तुम्हारे दिमाग में पिक्चर चलनी चाहिए कि Na+ एक इलेक्ट्रॉन गिर के Na बन गया था और Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 गैस बन गया था, वही है डिकम्पोजिशन। और ये काम हुआ कब था? जब हमने बैटरी लगाई। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस by the passage of electric current is called electrolysis. ओके, ये तो हुआ इलेक्ट्रोलिसिस, और ये काम जिस सेल में हो रहा होगा दैट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे हमने सुबह एक एग्जांपल लिया था कि मान लो, वो एग्जांपल है बाद में कराऊंगा, पहले मैं रैंडम एग्जांपल लेता हूं कि मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB, इसको मैं मोल्टेन स्टेट में ले जाऊंगा, इसको हीट दूंगा तो A+ और B- में ये टूट जाएगा बेटा, बराबर। मोल्टेन ले रहा हूं अभी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे कई सारे A+ और कई सारे B- मिलेंगे। फिर हमने बेटा यहाँ पे याद करो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का लगा दिया था। प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड केवल इस वजह से लगाया जाता है कि पता चले कि इनका रिडक्शन होना है, इनका ऑक्सीडेशन होना है। अगर इलेक्ट्रोड रिएक्टिव होगा तो इनको कहेगा तुम वही रहो, मैं खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉलिसिस को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया प्लैटिनम, ऐसा इलेक्ट्रोड लगाइए जो खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस ना हो बेटा। ठीक है, क्योंकि अभी देखना जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट पूछते हैं ना, तो कभी कभी यही, अगर एक्वस NaCl पूछेंगे तुमसे, लेकिन बोलेंगे हमने सिल्वर का इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो ना तो तुमको सोडियम मिलेगा कैथोड पे, ना तो एनोड पे क्लोरीन मिलेगी। वहां सोडियम सिल्वर ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सिल्वर ही रिड्यूस हो जाएगा। सारी बातें बताऊंगा। देखो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दिया बेटा, प्लैटिनम रॉड इनर्ट किस्म का है ये, इसको हमने बेटा बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बराबर। अब ये बैटरी का पॉजिटिव पोल जिस टर्मिनल जुड़ा पॉजिटिव चार्ज, जो रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज। अब आयंस का जो माइग्रेशन होगा वो एक फिक्स हो जाएगा। अब बेटा जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव आयन को कैट आयंस बोलते थे, इसलिए नेगेटिव प्लेट को हम कैथोड बोलेंगे, है ना। नेगेटिव आयंस को हम एनायंस बोलते थे, जिस इलेक्ट्रोड पे जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? एनोड, बराबर। क्या क्या होगा बेटा? एट एनोड अगर मैं लिखूं, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां हमेशा और हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एनोड पे कौन जाएगा? B-, एनायंस पहुंचेंगे एनोड पे ना, कभी भूल भी जाओ तो C से कैथोड, C से कैटायंस, ऐसे याद रखिए। बात समझा ना? तो एनायंस पे पहुंचेगा B-। अब ये बताओ कैसे न्यूट्रल होगा? अपने चार्ज को डिस्चार्ज कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करके।
तो जिस रॉड पे गया है वहां पे क्या है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज पड़ा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रॉड है, वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ दिया और ये न्यूट्रल। ये जो काम हुआ ये है इलेक्ट्रॉलिसिस। डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉलिसिस। ठीक है। एट कैथोड क्या होगा, कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, NCR, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, देखिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड है और वहां रिडक्शन। इसको आप याद कर सकते हैं पाव से, पाव नहीं, ठीक है, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड और यहाँ ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रहा है क्या? चले, तो कैथोड पे रिडक्शन बेटा कौन रिड्यूस होगा, कैटायंस। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रॉड में पहुंचा, वहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, ए सॉलिड। ठीक है, इसका मतलब जो बी होगा ये यहाँ इकट्ठा होता चला जाएगा और जो ए होगा ये यहाँ इकट्ठा होता जाएगा, बराबर। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे पहुंचकर खुद को डिस्चार्ज कर लेना, इलेक्ट्रोलिसिस। और इसी डिस्चार्ज को केमिस्ट्री के एक अच्छी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। समझ में आया क्या? तो डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और हमने बताया था ये इलेक्ट्रोलिसिस जिस सेल में होगी उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमने सुबह डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है बेटा जहां इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। ये कब हुई, जब हमने बैटरी लगाया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से रिएक्शन हुई, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब बेटा इस इलेक्ट्रोलिसिस में हमको दो एस्पेक्ट पढ़ने हैं। पहला क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब आपको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट दे देगा, मोल्टेन 99% चांस है मोल्टेन वाला कभी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मोल्टेन वाला तुमको टेंशन नहीं आने वाली। मोल्टेन NaCl पूछेगा, तुम खुद समझ रहे हो यार Na+ और Cl- ही है, तो Na+ को पहुंचा दो कैथोड पे, Cl- को पहुंचा दो एनोड। वो हमेशा पूछेगा एक्वस, क्योंकि जब एक्वस होगा तो पानी भी अपना खेल खेलेगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास NaCl एक्वस हो जाएगा, Na+ और Cl- भी होगा और H+ और OH- भी होगा। अब आप टेंशन में आओगे कि H+ का रिडक्शन करूं कि Na+ का रिडक्शन करूं, Cl- को ऑक्सीडाइज कराऊं कि OH- का। वहां भी बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, आपसे सीधे पूछेंगे बताइए इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड और एनोड पर क्या बनेगा। बात समझिए, आज सुबह मैंने क्या किया था, मोल्टेन NaCl कराया था, तो कैथोड पे सोडियम बना था और एनोड पे क्लोरीन गैस बनी। तो कैथोड और एनोड पर इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा, ये कहलाता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्या बनेगा ये पूछेंगे। दूसरा होगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो बना है कितना बना है कैलकुलेट करके बता। बात समझिएगा, दो तरह से क्वेश्चन है। ये वाला बड़ा आसान क्वेश्चन रहेगा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट वाला, कि क्या होगा कि भाई आपको बता देगा पर्टिकुलर, भाई हमने MgCl2 को पानी में डाल दिया, एक्वस MgCl2 की इलेक्ट्रोलिसिस भी बताइए, कैथोड पे क्या बना है, एनोड पे क्या बना। ये तो हम देख के समझ जाएंगे, अभी कुछ आपको ट्रिक बता दूंगा मैं। दूसरा कितना बना, ये भी पूछेगा आपसे, भाई अगर ये जो रिडक्शन होके जो बना है ये भी, इसका अमाउंट भी कैलकुलेट करो, ये कितना बनेगा। ठीक है, इसके लिए हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बात समझा ना? चलिए पहले पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। टाइम की टेंशन मत लो, ठीक है, सुनो। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता पाऊंगा। सुनो, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहले मेरी बात सुन लो बेटा, बफर सोल्यूशन कौन पूछता है यार, बफर वगैरह आपको जो पढ़ा दिया, मैं वीडियो को दोबारा देखो, 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा बफर क्या होता है। ठीक है, ऐसा कोई सोल्यूशन जिसमें थोड़ा अमाउंट में एसिड या बेस आने पर वो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता, उसको बफर बोलते हैं। एसिडिक बफर, बेसिक बफर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बफर पढ़ाया होगा। डायरेक्ट जो देखते ही समझ में आया, इनडायरेक्ट जिसमें थोड़ा रिएक्शन कराना पड़ता है। ठीक है, 2-3 बार वीडियो देखो भैया, जो भी है समझ में आएगा। एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कैसे लाते हैं पागल है, इन लोगों का बैठ के नाटक करना है।
नहीं समझ में आया है तो परेशान मत हो, जब उसका एंट्रेंस कराएंगे तो हम एक बार सिनॉप्सिस ले लेंगे चैप्टर की, ठीक है। फार्मूला उसमें भी हम फार्मूला ही बताएंगे कि क्या है, परेशान मत हो। 2-3 बार वीडियो देखो, 2-3 बार, एक बार नहीं समझेगा। बढ़िया टॉपिक है भाई, अचानक से नहीं समझ में आ जाएगा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि मैंने वहां पे इनडायरेक्ट बफर बता दिया है ना, और वहां मैंने थोड़ा सा लॉ ऑफ ये कर दिया है, लिमिटिंग रिएजेंट वाला भी कंसेप्ट डाल दिया, इससे तुम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम में होगे। इनडायरेक्ट बफर में लॉ जो पढ़ा था उसमें मोल कंसेप्ट में कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन बचेगा, कितना बचेगा, वो सब लगा है वहां। थोड़ा सा लेवल मैंने हाई कर दिया है, वो मेरी गलती, ठीक है। आपसे आसान क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हाँ, बीच में जो मैंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया, कॉमन आयन को भी डाल दिया साथ में कि वो आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, ठीक है। गलती हो गई, ज्यादा पढ़ा दिया। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जरा देखो बेटा, कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में रख लो कि अब मेरा फोकस इस पे है कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कैथोड और एनोड पे क्या बनेगा, ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। देखो, पढ़ने को बोलो तो टॉपिक बहुत चिंदी सा है, बढ़िया क्वेश्चन आएगा तो हिला देगा तुमको, ठीक है। क्योंकि तुम लोग क्या पढ़ जाते हो, या तो एक्वस NaCl या तो मोल्टेन NaCl। अब एक्वस NaCl में 4 केस बनाते हैं नीट या जेईई वाले। एक्वस NaCl विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl, डाइल्यूट NaCl, NaCl का मरकरी कैथोड लगा देंगे और NaCl के साथ सिल्वर लगा देंगे और पूछे तब क्या बने, ठीक है। तो ध्यान से देखना। और NaCl के अलावा कुछ पूछेंगे भी, ये भी जान लो, उनका फेवरेट है नमक, ठीक है। हाँ, NaCl का ही पूछे, तुम्हें लगे यार एक सबसे आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो MgCl2 AlCl3 वाला कुछ नहीं पूछते, नमक को ही उठाते और 4 केस बनाते हैं नमक के साथ कि भैया मोल्टन नमक है यानी केवल नमक है, एक्वस नमक है और एक्वस बता दें कंसंट्रेटेड है और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, डाइल्यूट है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, कंसंट्रेटेड है, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड है। बताइए क्या बनेगा, यही 4 केस अपने कवर करने। चलिए, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, पहले मैं एक बात बता देता हूं कि फैक्टर एट विच प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, सुनो समझो। पहला क्या होगा बेटा कि अगर मैं मेरी बात सुनो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पहला फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये बेस बना के जा रहा हूं, ठीक है। अगले इसी बेस पे हम लोग पिलर खड़ा करेंगे अगले लेक्चर में, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपसे बोल दिया बेटा मेरे पास MgCl2 है, मेरे पास AlCl3 है, मेरे पास NaCl है, भाई अगर इलेक्ट्रोलाइट चेंज होगा तो उस प्रोडक्ट भी तो चेंज होगा, थोड़ी है जो NaCl में बनेगा वही MgCl2 भी बनेगा। भाई NaCl में कैथोड पे Na पहुंचेगा तो सोडियम मिलेगा, अब यहाँ कैथोड पे तो एल्यूमिनियम मिलेगा ना, यानी इलेक्ट्रोलाइट चेंज होगा तो प्रोडक्ट भी तो चेंज होने वाला है, ठीक है। सेकंड, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि तुमसे बोलेगा मोल्टेन है या एक्वस है, साफ साफ बताएगा। मोल्टेन बोल दिया समझ लो क्वेश्चन बिल्कुल आसान बना, एक्वस बोल दिया तो क्वेश्चन टफ हो गया, ठीक है। सब पता चलेगा मोल्टेन या एक्वस, एक्वस आते ही बात एकदम बदल जाएंगी, ठीक है। वहां लड़ाई झगड़े चलने लगेंगे दो कैटायंस के बीच, मोल्टेन या एक्वस। तीसरा फैक्टर बेटा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट कि तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है ये सब एक्वस, ये कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है। कंसंट्रेटेड होगा तो इन सबको कैथोड एनोड पे पहुंचाऊंगा, अगर गलती से डाइल्यूट लिख दिया तो पानी की ही जीत होगी, पानी का H+ जाके रिड्यूस होगा, पानी का OH- जाके ऑक्सीडाइज होगा, Na+ कितना भी पड़ा रहे फर्क नहीं पड़ा, बात समझा ना, ठीक है। फोर्थ, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड कि क्या आपका इलेक्ट्रोड इनर्ट है, और इनर्ट पे आपके लेवल पे दो ही देंगे, या तो प्लैटिनम या तो ग्रेफाइट, 99% केस में प्लैटिनम, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड।
कि या तो आपका इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है, जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड, सिल्वर का इलेक्ट्रोड, आयरन का इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड, ये इन दोनों को छोड़ के बात समझा ना। ध्यान रखना, अगर जैसे अभी याद करो मैंने क्या किया था, NaCl की सुपर इलेक्ट्रोलिसिस किया था, मैंने प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लगाया था। अगर उसी जगह पे मैं NaCl लूं और इलेक्ट्रोड इनका रखे कैथोड और एनोड, तो ना तो Na+ ना Cl- कुछ नहीं होगा, यही ऑक्सीडाइज होंगे, यही रिड्यूस होंगे, इन्हीं की जीत हो जाएगी। लास्ट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पड़ा रहा है उससे मतलब ही नहीं। इसीलिए अगर मुझे NaCl में क्लोरीन गैस बनाना होता है, बोलते प्लैटिनम लगाओ, कुछ रिएक्टिव लगा दोगे तो जाएंगे नहीं वहां पे, इन्हीं का ऑक्सीजन रिडक्शन होने लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, कुछ बातें और ऐसे रैंडम बोलो, नोट्स में लिखा है कि जब तक खुद ना बोले क्वेश्चन में कि कौन सा इलेक्ट्रोड लगा है, तुम अपने माइंड में ये बात रखना प्लैटिनम, समझे। अब ये सब क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप दिमाग लगाने लगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आप थोड़ा सा चिल्लाने भी लगो, सर इलेक्ट्रोड नहीं दिया है, अरे पागल कुछ नहीं दिया प्लैटिनम मान, ठीक है। यानी जब तक मेंशन नहीं किया आपको क्या मानना है, प्लैटिनम। ऑलवेज रिटन एनोड रिएक्शन फर्स्ट देन कैथोड। ये जो बातें बता रहा हूँ सब काम की बातें। पहले हमेशा कौन सी रिएक्शन लिखोगे, एनोड की, फिर लिखोगे कैथोड की। एनोड रिएक्शन ऑलवेज रिटन फर्स्ट देन कैथोड, क्योंकि भैया कैथोड का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, उसको इलेक्ट्रॉन मिला कहां से, जब ऑक्सीडेशन से दिया गया ना, इसलिए पहले एनोड की रिएक्शन फिर कैथोड की रिएक्शन, ठीक है। इफ डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेजेंट, अगर बोल दिया कि डाइल्यूट NaCl, तो आपको क्या करना है, डाइल्यूट का मतलब पानी ही है, तो पानी का ही H+ और पानी का ही OH- ही ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा, NaCl जाएगा ही नहीं इलेक्ट्रोड पे। और अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड प्रेजेंट हो गया तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो फर्क नहीं पड़ता, वही इलेक्ट्रोड जो लगा है वही ऑक्सीडाइज होगा और वही रिड्यूस होगा, ठीक है। बाकी कहानी नेक्स्ट लेक्चर में कहूंगा। चलिए ठीक है, नोट हाँ